हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9वीं भूगोल बाह्य प्रक्रिया भाग 2 पार्ट 4 के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आज हम बाह्य प्रक्रिया के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाह्य प्रक्रिया क्या होती है। तो बाह्य प्रक्रिया बताया गया है कि जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक पर्यावरण के द्वारा जो भी क्रियाएं होती है वो बाह्य क्रियाएं बताई जाती है। उनमें खनन, अपक्षरण, भू पटल पे शरण, ये जो कारक वगैरह जो होते हैं, भू शरण वगैरह जो आप लोग जो खनन अपक्षरण वगैरह देखते हैं कि वो जो कारक है वो गंध मंद गति मंद से निक्षेपण होते रहता है। और वो जो उनका बहता पानी जो बहाव होता है नदी का, हिमालय का या पवन सागर की लहरी का, भूजल का, ये कारकों का अपक्षरण का, ये वहाँ निक्षेपण कार्य धीमी गति से करते हैं और भूपटल पर परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए आप लोगों में एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से बारिश का पानी जब होता है तो वो पानी नीचे गिरता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारा जो पानी पहाड़ों के ऊपर, जमीन के ऊपर गिरता है। गिरने के बाद में कंटिन्यू फ्लो होता है। वाटर के कंटिन्यू फ्लो होने के कारण वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। तो वो उसके आगे बढ़ने से ही खनन, अपक्षरण और भूपटल के शरण के कारक या गंधमती इसके द्वारा बहते हुए पानी के द्वारा नदी का रूप ले लेता है। यहाँ जहाँ से पानी को रास्ता मिलता है वहां से वो निकलते चला जाता है, वो नदी का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से हिमानी, पवन सागर की लहरें, ये सब भूजल के कारक कहलाते हैं। तो इनसे ही अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कार्य होता है। तो अपक्षरण, वहन और निक्षेपण। अपक्षरण मतलब जिस प्रकार से हम बुक्स वगैरह में कुछ बोर्ड वगैरह में कुछ लिखते हैं चौक से, तो चौक वगैरह का जो चूर्ण वगैरह गिरता है वो अपक्षरण कहलाता है। उसी प्रकार से पहाड़ों से हवा हो टकराना या पहाड़ों का आपस में टकराने जो चूर्ण वगैरह गिरता है वो अपक्षरण कहलाता है। पानी वगैरह टकराता है उससे अपक्षरण होता है। वहन, वहन मतलब जहाँ से पानी धीरे धीरे अपने मंद गति से फ्लो वगैरह होता रहता है वो वहन कहलाता है। निक्षेपण का कार्य जहाँ से वो पानी का टकराव वगैरह होता रहता है और वो पानी उस पहाड़ को गलाते रहता है, जैसे रेत कंकर वगैरह बन जाते हैं। इस प्रकार से इन सब का अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कंटिन्यू वर्क करने से, डेली टास्क करने से भूपटल पर परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार से आपको पता है कि एक वाटर ड्रॉप जब वो छत से टपकती है तो कंटिन्यू टपकने से वो छत नीचे जो टाइल्स वगैरह या फिर आपके फर्श वगैरह उसमें भी वो छेद कर देती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अपक्षरण, वहन और निक्षेपण का कंटिन्यू कार्य करने से ही भूपटल पर परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार से यह आपका बाह्य प्रक्रियाएं कहलाता है। उसके बाद में हम नदी का कार्य और भू स्वरूप देखेंगे। तो अब नदी पता है आप लोगों को नदी कैसे बनती है। तो नदी कार्य और भू स्वरूप कैसे होते हैं। तो पानी का यहाँ जो बहाव होता है कंटिन्यू भाव बहते रहता है और हमारा जो पानी जंगलों के माध्यम से जो नदी, जहाँ बारिश का पानी जमीन पर इकट्ठा होता है, धीरे धीरे वो अपना रास्ता बनाता चला जाता है। तो रास्ता बनाने पर नदी का सर्वकार मोड़ वगैरह हो जाता है या गंभीर गड्ढा वगैरह बनकर या घाटी के रूप में वो पानी धीरे धीरे बहता है, वो फ्लो होते रहता है। तो उसका बहाव जब धीरे हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वो पानी की जो ढलान स्लूप लेवल होता है तो गुरुत्वाकर्षण उसे पानी को ढकेलता है, फोर्स देता है। तो उसके फोर्स के कारण को उसके प्रभाव के इफेक्ट के कारण भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में वो बहता हुआ चला जाता है। जिस प्रकार से अगर आप यहाँ से एक गिलास पानी अगर ऐसा छोड़ेंगे तो वो पानी धीरे छोड़ने पर स्पीड से पानी नीचे गिरेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ढलान की ओर वो पानी बहता है। तो इस प्रवाह का भूपृष्ठ पर ढलान की दिशा में बहता हुआ पानी से जल प्रवाह कहते हैं। और अनेक जल प्रवाह एकत्रित आने पर नदी बनती है। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया आपका नदी कार्य और भू स्वरूप। तो जो हमारे जमीन के ऊपर जो पानी वगैरह बहता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ढलान के रूप से बहाता जाता है और नदी बन जाता है, या फिर जल प्रपात वगैरह बनकर ज्यादा से ज्यादा जल प्रवाह एकत्रित आते तो उसे नदी बन जाती है। उसके बाद में आता है नदी का खनन कार्य। तो नदी का उद्गम जो है समुद्र सतह से अति ऊंचाई पर होता है और नदी की तेज गति के कारण शरण करने की शक्ति अधिक होती रहती है। इस प्रकार से यहाँ पे नदी का उद्गम समुद्र सतह से ऊपर होने से नदी ज्यादा पावरफुल गति से उसका जो पानी फ्लो वगैरह होते रहता है, तो वो तेज गति के कारण शरण होता है। और वो जो शरण है वो अधिक शक्ति से होते रहता है, जिससे तेज प्रवाह कारण रेत, कंकर, पत्थर और उससे मिलने वाले उपप्रवाह के कारण यहाँ पे खनन कार्य होते रहता है। परिणाम स्वरूप गंभीर गड्ढा, वी आकारी घाटी, जल प्रपात, भू तैयार होते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग बताया गया है कि नदी के तेज भाव के कारण स्पीड से जो उसकी शक्ति वगैरह होती है वो स्पीड से बहती है और बहने के कारण उनमें
आने वाले मिलने वाले वो प्रवाह भी उसमें मिल जाते हैं, जिससे वो खनन कार्य वगैरह करते हैं, जिससे रेत कंकड़ पत्थर ये सब बहते चले जाते हैं। और जहां से ये स्पीड से चलती है वहाँ पे गंभीर गड्ढा, वी आकारी घाटी, जलप्रपात और भू रूप तैयार हो जाती है। इस प्रकार से नदी का ये खनन कार्य हो गया है। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का नदी का वहन और निक्षेपण कार्य। तो यहाँ पे नदी का वहन और निक्षेपण कार्य आपको बताया गया है कि नदी जो है पर्वतीय प्रदेश या कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है। तो आपको पता है कि जो नदी वगैरह है ज्यादातर हमारे घाटियों में या पर्वतीय मैदानों में जहाँ ढलान वगैरह होती है वहाँ नदी वो पानी धीरे धीरे निकलता अपना रास्ता वगैरह बनाते चला जाता है। तो कम ढलान के प्रदेश की ओर बहती रहती है, तो उसमें पर्वत तलहटी के ढलान में बदलाव के कारण त्रिभुजाकार का क्षेत्र डेल्टा में होने वाले इस निक्षेपण का पंखाकृति मैदान तैयार होते हैं और उनमें जलोढ़ का संचयन होते रहता है और नदी के सर्वाकार मोड़, बाढ़ तट मैदान और डेल्टा प्रदेश और वी आकार की घाटी का रूप ले ली थी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नदी का जो वहन और निक्षेपण कार्य वगैरह होता है कि वो नदी पर्वतीय प्रदेशों के कम ढलान वाले प्रदेश की ओर बहती है और पानी बहने के कारण वो अपने कंकड़ पत्थर वगैरह भाकर लेके चल जाती है। जिस प्रदेश की ओर वो बहती है वहां से वो निक्षेपण कार्य वगैरह कंटिन्यू करती है, जिससे पंखाकृति मैदान वगैरह, डेल्टा का प्रदेश और उसके बाद में बाढ़ तट मैदान और वी आकारी घाटी और गंभीर गड्ढे वगैरह वो बना देती है। इस प्रकार से आपका हो गया है नदी का वहन और निक्षेपण कार्य। उसके बाद में हिमालयी कार्य भू रूप। तो यहाँ पे हिमालयी कार्य भू रूप, हिमालय मतलब जो आइस पर्वत होता है, तो आइस माउंटेन वगैरह जहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर 0 सेल्सियस से नीचे चले जाता है, मतलब तापमान का दर्दनाक बिंदु से कम होने से हिमपात शुरू हो जाता है। मतलब जहाँ पानी वगैरह होता है वहाँ पर टेम्परेचर अगर 0 सेल्सियस से कम हो तो पानी का परिवर्तन बर्फ में हो जाता है, तो उसे हम हिमपात वगैरह कहते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वो पानी बर्फ बनने पर वो हिमानी का रूप लेता है। यहाँ पे हिमानी नदी वगैरह जहाँ जहाँ पानी वगैरह जो नदी वगैरह बहती है, जहाँ टेम्परेचर कम पाया था वो हिमानी का रूप धारण कर लेती है और जहाँ पर फिर वहाँ पे हिमपात तैयार हो जाती है। तो यहाँ बताया गया है आप लोगों को कि तापमान का द्रव्यमान बिंदु से कम होता है, हिमपात के रूप में वर्षा होती है और भूपटल पर हिम परत तैयार होती रहती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि जहाँ पर हिमपात मतलब 0 सेल्सियस टेम्परेचर पाया जाता है वहाँ का पानी बर्फ बन जाता है, फिर वो बर्फों का आपस में टकराने से हिम वर्षा होती रहती है और हिम वर्षा होने पर भूपटल पर हिमपात होता रहता है। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जब पहाड़ के ऊपर या जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर पानी बर्फ बन जाता है और वो बर्फ की जो सीले वगैरह जो रहती है वो ढलान पर धीरे धीरे सरकती रहती है और धीरे धीरे सरकने के कारण उसका जो भार होता है वो हिम परत तैयार करती है और वो हिम के भार के कारण हिम परत भूपटल की ढलान से और फिसलने लगती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर वो हिमपात वगैरह होता है, बर्फ के ऊपर बर्फ गिरने से वो धीरे धीरे हिम तैयार हो जाता है, पर हिम पर्वत तैयार होता है और धीरे धीरे सरकते रहता है और जैसी उसे ढलान मिलता है तो हिमपात की जो परत तैयार होती है वो जैसी उसे ढलान मिलती है वो गिरना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे आप लोगों को हिम परत भूपटल की ढलान से फिसलने लगती है, उसके कारण अपक्षरण वहन और निक्षेपण कार्य हो जाता है। तो हिमालय कार्य के भूरूप देख लिया आप लोगों ने। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का हिमालय का शरण कार्य। तो यहाँ पे हिमालय का शरण कार्य बताया गया है कि बर्फ का घनत्व अधिक होने से जब नदी वगैरह बहती रहती है, नदी का जो पानी जमा हो जाता है, जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे वो पानी बर्फ का रूप धारण कर लेता है। अब वो बर्फ का जो घनत्व हो जाता है तो अधिक होने से हिमानी अपने तल और कठोर का शरण कार्य करना शुरू कर देती है और हिमगवर, शुककुट, उसके बाद में यू आकार की घाटी, हिमालय यू आकार की घाटी और अपने तल से कगार का शरण कार्य करती रहती है। इस प्रकार से यहाँ पे हिमगवर, शुककुट और यू आकार की घाटी वगैरह बना दी जाती है। कहने का तात्पर्य कि हिमालय का शरण जो कार्य वगैरह होता है वो कार्य बर्फ का घनत्व ज्यादा होने से, बर्फ का घनत्व ज्यादा अधिक होने से हिमानी अपने तल और कगार का शरण कार्य तेजी से शुरू कर देती है। जहाँ पर जो बर्फ का घनत्व वगैरह होता है वहाँ पर वो धीरे धीरे वो खसकना शुरू होती है, मतलब वहाँ से वो पानी गलना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे वो शरण शुरू होता है और शरण होने के कारण वहाँ पर क्या शुरू है, वहाँ पर फिर हिमगवर और शुककुट और यू आकारी घाटी और हिमगवर वगैरह या लंबवत जो लटकने वाली जो पहाड़ पर्वत बोलते हैं वो लंबवत पहाड़ बन जाते हैं। उसके बाद में आ रहा आप लोगों का हिमालय का वहन और निक्षेपण कार्य। यहाँ पे हिमालय का वहन और निक्षेपण कार्य बताया गया कि हिमालय अपने
7 काप की मिट्टी को बहाकर लाती है। तो जो हिमानी जो नदी का जो पानी होता है वो धीरे धीरे 0 सेल्सियस टेम्परेचर में आकर वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ बन जाने के बाद में जो मिट्टी वगैरह होती है वो बर्फ में साथ लग जाती है, तो हिम नदी का रूप धारण कर लेती है। तो हिमानी उस काप की मिट्टी को बहाकर लाती है, तो वो काप की मिट्टी को बहाकर लाने के कारण वो हिममोड़ का रूप धारण कर लेती है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखा गया है कि तो मिट्टी का जो बहाकर लाती है इसे हिमोड़ कहते हैं। भू हिमोड़, पार्श्व हिमोड़, मध्य हिमोड़, अंत्य हिमोड़, ऐसे 4 प्रकार के हिमोड़ पाए जाते हैं। और हिम नदी के निक्षेपण की प्रक्रिया से हिमोड़ गिरी, हिमोड़ कटक जैसे भूरूप तैयार हो जाते हैं। तो काप की मिट्टी को बहाकर लाने के कारण वो हिमोड़ बन जाते हैं। हिमोड़ के 4 प्रकार पाए जाते हैं। तो आपको बताया गया हिमोड़ के 4 प्रकार कौन कौन से 4 प्रकार है वो आपको बताया गया है कि मध्य हिमोड़, अत्यंत हिमोड़, पार्श्व हिमोड़ और भू हिमोड़। इस प्रकार से यहाँ पे हिम नदी की निक्षेपण प्रक्रिया से हिमोड़ कटक या हिमोड़ गिरी वगैरह या फिर भूरवो तैयार कर देता है। तो यहाँ पे हिमोड़ प्रक्रिया से यहाँ पे हिमोड़ गिरी और हिमोड़ कटक जैसे भूरूप तैयार कर देते हैं। हाँ, पवन के कार्य एवं भूरूप। तो यहाँ पर आप लोगों को पवन के कार्य भूरूप के बारे में बताया गया है कि मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावी होते हैं। तो पवन जो होता है गैसीय रूप में ये दिखाई देते हैं। तो ये गैसीय रूप में दिखाई देने के कारण ये पवन जो है हवा होती है जो एयर है, तो यहाँ ज्यादातर गैसीय रूप में पाई जाती है। एक कंकर पत्थर वगैरह को भाकर दूसरे जगह उड़ा कर ली जाती है। तो यह मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में ये अधिक प्रभावी दिखाई देती है। तो पवन के कार्य एवं भूरूप ज्यादा ये आपको शक्तिशाली दिखाई देते हैं। हाँ, तो यहाँ पवन के कार्य एवं भूरूप के मरुस्थलीय एवं कम वर्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर जो पवन की जो हलचल वगैरह जो होती है उन हलचलों को यहाँ पे पवन के कारण भूरूप वगैरह कहते हैं। तो ये गैसीय रूप में होने के कारण पवन के शरण, वहन और निक्षेपण कार्य मुख्यतः मरुस्थलीय और कम वर्षा वाले क्षेत्र में करते हैं। और इन प्रदेशों में भौतिकी अथवा अधिक मात्रा में होने वाले चट्टानों का एक दूसरे टकराने के कारण वो रेत एक दूसरे टकराने से झड़ती है और ज्यादा तरफ फैल जाती है। तो चट्टानों का चूरा और रेत अधिक फैलने के कारण तो वहां पर पवन के बहाव के कारण उसमें कम रुकावटें होती है और पवन के साथ रेत तथा कण वहन होते रहते। रेत के कण अति दूर तक बहा ले जाने के कारण पवन की गति कम होती है और ऐसे स्थान पर रेत का निक्षेपण होता है। इस प्रकार पवन शरण और निक्षेपण कार्य करते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भौतिकी पर्यावरण के द्वारा चट्टानों का आपस में टकराने के कारण जो कण वगैरह रेत वगैरह झड़ते हैं, वो झड़ने के कारण वो हवा जो पवन होती है उसे ज्यादा दूर तक उड़ाकर लेकर ही जाती है। तो वो इसके पवन निक्षेपण के कारण वो ज्यादा दूर तक ले जाती है, वही रोक देती है। इससे ही पवन के कारण भूरूप तैयार हो जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट में जो पवन के मूवमेंट्स हलचल वगैरह होते हैं वो हल्के कण के पत्थर, धूल, कण वगैरह उसको भाकर ले जाते हैं। जो भारी चट्टानों के जो चूर्ण वगैरह होते हैं वो ज्यादा दूर तक ले नहीं जाते हैं, भाकर वहन वगैरह कर नहीं पाते और जगह पर छोड़ देते हैं, जिससे वहां पे पवन के कार्य भूरूप तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में आ रहा हमारा पवन का शरण कार्य। तो यहाँ पर पवन का शरण कार्य के बारे में बताया गया है कि रेत के कण, धूल, पत्थर भाकर ले जाते हैं और भूछत्र, चट्टान और जलदान गड्ढे तैयार कर देते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताया जाता है कि कुछ जो चट्टान माउंटेन्स वो सॉफ्ट होती है, कोई हार्ड वगैरह होती है, तो पवन के कंटिन्यू बहने के कारण वो पवन हवा उससे टकराती रहती है। जो हार्ड चट्टान वगैरह होती है वो कम गलती है और जो सॉफ्ट चट्टानें होती है वो धीरे धीरे गलते चले जाते, तो वो जलदान के रूप में वो गल जाती है या फिर गड्ढे वगैरह तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पवन के शरण के कार्य बताया गया है कि पवन जो गैसीय रूप में जो पवन मूवमेंट्स वगैरह करती है, तो उसके प्रभाव में उसकी पावर्टी में जितनी शक्ति वगैरह होती है तो उतने रेत के कण, पत्थर, धूल वगैरह के पदार्थ वगैरह को उड़ा कर लेके जाती है। और उड़ा कर लेके जाने का तो कंटिन्यू वो काम करने से ही जो पत्थर भाग कर लेके जाती है वो भूछत्र, चट्टान और जलदान और गड्ढे निर्माण कर लेती है। तो ये हो गया आपका पवन का शरण कार्य। मतलब कंटिन्यू बहाव होने के कारण जो पवन जो गैसीय रूप हवा की होती है वो कंटिन्यू काम करती है, उससे ही रेतकण, धूल बहाकर ले जाती है, उससे भूछत्र, चट्टान और जलदान और गड्ढे निर्माण होते हैं। उसके बाद में पवन का निक्षेपण कार्य। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो रेत के टीले होते हैं
रेत के टीले वगैरह जहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम वगैरह होती है, जैसे हमारे रेगिस्तान के जो मरुस्थलीय प्रदेश वगैरह पाए जाते हैं, वहाँ पे बारिश वगैरह कम होती है, वहाँ पर गर्म हवाएं वगैरह चलती है, तो वो पवन जो गैसीय रूप होती है वो जितनी ताकत से जितने कंकड़ पत्थरों के पदार्थों को उड़ाकर बहाकर ले जाती है, जहाँ तक उसकी शक्ति होती है वहाँ तक वो उड़ के उड़ाकर या बहाकर ले जाती है और वहाँ पर वो छोड़ देती है। जितनी शक्ति पावरटी या प्रभावशाली होती है, जहाँ पर वो लाकर छोड़ती है, तो वहाँ पर आप लोगों का बरखान सैफ उर्मिचिन लोएस मैदान के ये पर्वत के ये मैदान वगैरह बन जाते हैं, तो इसे पवन के निक्षेपण कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर बरखान सैफ उर्मिचिन और लोएस के मैदान निर्माण हो जाते हैं, जहाँ पर पवन की शक्ति होती है, जितने देर तक वो रेत के टीले वगैरह या पदार्थ कंकड़ पत्थर वगैरह जहाँ पर ही वर्षा या बारिश वगैरह कम होती है, जहाँ तक वो उड़ाकर लेके जाते हैं, भाग के ले जाते हैं, जहाँ उसकी पावर होती है, जहाँ वो धीरे धीरे कम होती है, तो वहाँ पे वो चीज़ों को छोड़ देती है। तो उससे ही आप लोगों के बरखान से उर्मिचिन और लोएस मैदान के पर्वत निर्माण हो जाते हैं। हो गया है। तो इसमें आपको दिया गया है कि किस प्रकार से वो मरुस्थलीय प्रदेश अथवा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वो अपने भूरूप तैयार वगैरह कर देते, तो उससे ये निर्माण हो जाता है। आप लोगों का पवन का निक्षेपण कार्य समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद में आ रहा है आप लोगों का समुद्री लहरों के निक्षेपण कार्य। तो यहाँ पे समुद्री लहरों के निक्षेपण कार्यों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से तरंग घर्षित मंच का तैयार होना, समुद्री कंदरा, समुद्री कगार, समुद्री कमान और भूरूप निर्माण वगैरह होना, तो यहाँ आपको दिया गया है। तो समुद्री लहरों के कार्य और भूरूप, तो आपको पता है कि जब समुद्र वगैरह में जो वेव्स मूवमेंट वगैरह करती है वो कंटिन्यू बहाकर जाती है, बहाकर आती है, तो जितनी गति से वो जाती है और जो चट्टानों से टकरा कर आती है, तो जो चट्टान वगैरह धीरे धीरे पानी के बहाव से गलते जाते हैं, तो उससे चूर्ण वगैरह या कंकड़ पत्थर जो भी किनारे वगैरह में और लेके जाती है, वो किनारे में लेकर छोड़ती है, तो उनमें समुद्री कगार, समुद्री कमान और समुद्री स्तंभ और समुद्री कंदरा निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर ये समुद्री लहरों कार्य के कारण भूरूप तैयार हो जाते हैं। जितनी शक्ति से जो वेव्स वगैरह आती है, वो लहरें वगैरह जाती है, चट्टान से टकराती है और वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट जमा हो जाता है उसे भागकर लेके आती है, फिर यहाँ से भागकर वहाँ छोड़ देती है, तो उससे ही समुद्री कगार, समुद्री कमान और समुद्री स्तंभ और समुद्री कंदरा तैयार होता है। उसके बाद में आ रहा समुद्री लहरों के निक्षेपण कार्य। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि तरंग घर्षित मंच, समुद्री कंदरा, समुद्री कगार, समुद्री कमान और भूरूप निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे समुद्री लहरों के निक्षेपण कार्य बताया गया है कि जितनी समुद्र की जो वेव्स होती है सी की, वो अचानक ही समझ लो, अगर वो सी साइलेंट रहता है तो समुद्री लहरें शांत हो जाती है, लेकिन अचानक ही वो काम हो जाता है, समुद्र खोल जाता है, तो समुद्र खोलने में जो खलबल जो मूवमेंट्स वगैरह होती है, तो लहरें मूवमेंट वगैरह करती है, तो मूवमेंट वगैरह करने से ये तरंग घर्षित मंच, समुद्री कंदरा और समुद्री कगार और समुद्री कमान और भूरूप निर्माण होते हैं। तो यहाँ पर लहरों के कार्य दिए गए हैं कि लहरें जितने टकराती थी पहाड़ों से, वो बार बार पहाड़ों के मुंह से टकराते जाती है, उसको घर्षण वगैरह करते हैं, तो चूर्ण वगैरह जमा करती जाती है, तो समुद्र के अंदर जो डीप में जो मिट्टी के पेड़ वगैरह होते हैं उसके ऊपर जमा होते जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो समुद्री स्तंभ वगैरह पहाड़ जो दिखाई जाते हैं आप लोगों को, स्तंभ कॉलम वगैरह बनते चले जाते हैं। तो ये सब समुद्री लहरों के कार्य के द्वारा होता है। तो समुद्री लहरें के निक्षेपण कार्य झड़ते चले जाते हैं, जो कण पत्थर वगैरह गलते जाते हैं और धीरे धीरे वो मिट्टी के पेड़ में गिरते जाते हैं, फिर वो एक के ऊपर एक गिरते थे पहाड़ बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो स्तंभ का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से वो तरंग घर्षित मंच तैयार हो जाते हैं, समुद्री कंदरा, समुद्री कगार और समुद्री कमान और भूरूप निर्माण हो जाते हैं। उसके बाद में भूजल कार्य और भूरूप। तो यहाँ पे दिया गया है कि भूजल कार्य और भूरूप के बारे में कि अपक्षरण, घुलन क्षमता, घुलनशीलता और विलय रंध्र, चूने के पत्थर वाले प्रदेश और गुफाएं और लवण स्तंभ। तो ये सब जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पे भूजल के कार्य के द्वारा बताया गया कि जो हमारा भूजल होता है, जो पानी जब वो वर्षा का पानी जमीन पे गिरता है, गिरने के बाद में धीरे धीरे वो रिश्ता चला जाता है, तो पहाड़ों में जो पानी रिश्ता है, जहाँ पर क्रेकनेस वगैरह पाए जाते हैं, तो उनमें वो पानी घुस जाता है। वो पानी घुसने के कारण धीरे धीरे वो जो हमारी पहाड़ की जो माउंटेन स्लेट वगैरह हो जाती है, क्रेकनेस वगैरह होती है, उसमें वो भर जाते हैं। पानी भरने के कारण धीरे धीरे उसमें फिर वो पानी वो बर्फ बन जाता है, और बर्फ बनने से धीरे धीरे वो पहाड़ का टूटना आरंभ हो जाता है। तो उनके टूटने से अपक्षरण शुरू हो जाता है, या फिर जो भूजल वगैरह कंटिन्यू भूरूप से बहता हुआ फ्लो वगैरह करता हुआ वो जल धीरे धीरे वो पहाड़ के ऊपर गिरता है। वो कंटिन्यू बहने से भी घुलनशील क्षमता बढ़ जाती है, तो वो पहाड़ वगैरह घुलता चला जाता है। जिस प्रकार से आप लोग नदी वगैरह में देखते हैं, समुद्र वगैरह में देखते हैं, कंकर बारीक कंकर पत्थर वगैरह, जिसे आप रेत वगैरह
कहते हैं वो रेत वगैरह निकाल कर आप बांधकाम वगैरह बिल्डिंग वगैरह यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पे कंटिन्यू वाटर फ्लो होने से बहने से वो घुलन क्षमता बढ़ जाती है। उनकी घुलनशीलता के कारण विले रंध्र और चुनई पत्थर वाले प्रदेश निर्माण हो जाती है। इस प्रकार से गुफाएं, लवण स्तंभ, तो यहाँ पे गुफाएं वगैरह तैयार हो जाती है जहाँ पर पानी कंटिन्यू बहते रहता है और चट्टानों के क्रैकनेस में भर जाता है। आप लोग देखते होंगे कि समुद्र के अंदर जहाँ पर पहाड़ी इलाका पाया जाता है, समुद्र के अंदर जहाँ लवण स्तंभ वगैरह हो जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़, छोटे मोटे पर्वत वगैरह, चट्टाने वगैरह पाई जाती है, उसमें गोताखोर जब गोताखोरी करते हैं तो अंदर तक चले जाते हैं। जब उनके गैसिया जो गैस वगैरह वो साथ में लेके जाते हैं, तो वो गैस के जो बर्तन वगैरह जब खाली हो जाते हैं उनके, तो खाली होने के बाद में क्या करते हैं, वो अंदर गोता मारते जाते हैं और जो समुद्र की चट्टाने वगैरह होती है जहाँ पर क्रेकनेस पाया जाता है उसे वो चुभना शुरू करते थे। चुभने का मतलब ये कि जहाँ पर क्रेकनेस पाया जाता है उनमें ऑक्सीजन भर जाती है, तो वो उससे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो उनके जो ऑक्सीजन की जो बैलेंस खत्म होने के बाद में वो ऐसा काम वगैरह करते रहते हैं गोताखोर। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि उनके कारण ही लवण स्तंभ वगैरह, जहाँ पर एक प्रकार से आप मधुमक्खी की छत्ते वगैरह देखेंगे, तो वैसे ही जहाँ तुषार के रूप में जो पत्थर वगैरह, पहाड़ वगैरह पाए जाते, तो धीरे धीरे मधुमक्खी की छत्ती से तरीके वहाँ पे लवण यानी नमक के वो जगह भर जाती है, धीरे धीरे उसमें छेद वगैरह कर जाते हैं, उसे ही लवण स्तंभ खाया जाता है। और धीरे धीरे जहाँ पहाड़ वगैरह, चट्टाने वगैरह पाई जाती है, वो धीरे धीरे बीच में टूट जाती है, ऐसा लगता है गुफाएं वगैरह बन जाती है। तो अगर उसको पानी जब कम हो जाता है तो हमें जो चट्टाने वगैरह जो लंबी लंबी पाई जाती है, उसमें वो धीरे धीरे क्रेकनेस वगैरह जो बीच में टूटी फूटी नजर आती है, ऐसा लगता है कि हमने उसे तराश कर, एम्बोस करके उसे गुफा वगैरह बनाया है। तो ये सब भूजल के कार्य और भूरूप के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से हमने बाह्य प्रक्रिया भाग 2 विषय भूगोल कक्षा 9वीं का पाठ 4 हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ये पाठ खत्म हुआ है। धन्यवाद।